आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर में प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधी विशेषताओं का अध्ययन। अरस्तु ने कहीं भी स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ राज्य का वर्णन नहीं किया। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया है और बताया कि उन परिस्थितियों को रखने वाला राज्य आदर्श राज्य की संज्ञा में आता है। अरस्तु के आदर्श राज्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, आंतरिक विशेषताओं वाला आदर्श राज्य, दूसरा बाहरी विशेषताओं वाला आदर्श राज्य। फर्स्ट हम करते हैं आदर्श राज्य की आंतरिक विशेषताएं। अरस्तु केवल श्रेष्ठ संविधान से ही मतलब नहीं रखता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य तो व्यवहारिक श्रेष्ठ संविधान से है जो परिस्थितियों में श्रेष्ठ प्रमाणित हो सके। उसने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उद्देश्य उत्तम रूप की खोज करना है जिससे कि नगर को उत्तम तरीके से प्रशासित किया जा सके। अरस्तु का मत है कि राज्य एक पूर्ण सद्गुणी जीवन व्यतीत करता है, अतः आदर्श राज्य की व्यवस्था में शासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों होना चाहिए जो स्वयं सद्गुणी हों। इस संदर्भ में कहता है कि यदि प्लेटो के दार्शनिक राजा जैसा राजा मिल जाए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि वह सद्गुणों की खान होता है और मनुष्य ऐसे शासक की आज्ञाओं का पालन बड़ी प्रसन्नता से करेंगे। अरस्तु राजतंत्र को इसलिए भी उत्तम समझता है कि वह स्वयं सिकंदर का गुरु रहा और उसका पिता राज्य की चिकित्सक था। वह जानता था कि राजा धनवान और गरीब दोनों का संरक्षक हो सकता है। राजा जनता द्वारा किए जाने वाले संभावित अनुचित व्यवहार से धनवान के धन की रक्षा कर सकता है, तो जनता को धनवानों द्वारा दी जाने वाले निरादर और शोषण से बचा सकता है। कुलीन तंत्र में वह कुछ गुणों को देखता है जिनके आधार पर उनमें से शासक को चुना जा सकता है। वह राजतंत्र और कुलीन तंत्र मात्र इतना ही अंतर समझता है कि राजतंत्र में सद्गुण एक व्यक्ति में केंद्रित होता है, जबकि कुलीन तंत्र में वह कुछ व्यक्तियों में बटा होता है। परंतु वह दोनों ही प्रकार के संविधानों को अपने आदर्श राज्य के लिए स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका मत है कि आदर्श राज्य के लिए आदर्श परिस्थितियां मौजूद नहीं है। अतः व्यवहारिक श्रेष्ठ राज्य पर आ जाता है। नियम तंत्र। अरस्तु विभिन्न राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों में ही कुछ कमियां हैं जो राज्य को उत्तम तरीके से प्रशासित नहीं होने देती। इसलिए वह इन दोनों की न्यूनता को दूर करके एक ऐसे शासन तंत्र की स्थापना करना चाहता था जिसमें मध्यम वर्ग का शासन हो, जो दोनों धनवान और गरीब का संतुलन बनाए रखने में सफल हो। वह निर्धनों के छोटे प्रलोभनों और धनिकों द्वारा कानून की अवहेलना करने से भी मुक्त होगा। अरस्तु नियम तंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राज्य जहां नागरिक विशेष रूप से सामान्य हितों के लिए प्रशासन करते हैं, यह धन और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के मध्य समझौता है। यह गरीबों की स्वतंत्रता और धनवानों के धन को बिना किसी को अधिक महत्वता दिए एक करने का प्रयास है। अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक मिश्रित संविधान है जिसमें कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र के तत्वों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय है। राज्य का सिद्धांत संतुलन मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग के पक्ष में अरस्तु कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट, अत्यंत धनवान, रूपवान, बलवान और उच्च जन्म के लोग बड़े पैमाने पर हिंसावादी होते हैं, जबकि गरीब कमजोर लोगों का झुकाव अपराधों और छोटे छोटे दुष्टता के कार्यों की ओर होता है। मध्यम वर्ग इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। दूसरा तर्क है, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति सफलता, शक्ति और धन के लिए झगड़ते रहते हैं। वे नए तो कार्यों में रुचि लेते हैं, नए कार्य समझने का प्रयास करते हैं, अपनी सर्वोच्चता के अहम में वसूत होकर बचपन से ही कुछ नहीं सीखते। इसके विपरीत गरीबों में गुणों का अभाव होता है, अतः वे आदेश पालन करते हैं और आदेश दे नहीं सकते। तीसरा तर्क है, मध्यम वर्ग के लोगों में पद ग्रहण की लालसा और हिचकिचाहट दोनों ही नहीं होते। यह एक वर्ग का एक महान गुण है। चौथा तर्क, मध्यम वर्ग की सरकार से कोई भी अन्य वर्ग जलन नहीं रखता, क्योंकि उच्च और निम्न वर्ग की सरकारें आपसी जलन से ओतप्रोत होती हैं। मध्यम वर्ग की सरकार स्थिर होती है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति गरीबों और धनवानों की तरह लालची पदलोलुप नहीं होते। वे किसी के विरुद्ध षड्यंत्रकारी योजना नहीं बनाते और न इस प्रकार की योजना को पसंद करते हैं। जहां मध्यम वर्ग का शासन होता है वहां गुटों में न तो लड़ाई होती है, न ही प्रति गुटबंदी को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर ही अरस्तु मध्यम वर्ग का शासन नियम तंत्र को स्थापित करना चाहता है। वह नियम तंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ बताता है। नेक्स्ट है आदर्श राज्य की बाहरी विशेषताएं। अरस्तु शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करना है।
उत्तम जीवन के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उन परिस्थितियों के अभाव में कोई भी राज्य श्रेष्ठ शासन प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए हमें श्रेष्ठ राज्य तो कुछ पूर्णतः काल्पनिक परिस्थितियों के विषय में सोचना है। यद्यपि ये पूर्णतः काल्पनिक है, परंतु इनमें कोई एक भी असंभव नहीं है। अरस्तु आदर्श राज्य की कुछ बाहरी विशेषताएं बताते हैं, जिनमें फर्स्ट है जनसंख्या। अरस्तु प्लेटो की तरह कहीं भी राज्य की जनसंख्या नहीं बताता। उसका कथन है कि राज्य की महानता का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या से नहीं बल्कि उसकी शक्ति और प्रभाव से किया जाता है। अरस्तु राज्य की जनसंख्या में उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहता है जो राज्य के अभिन्न और आवश्यक हैं, अर्थात जो शासन करने और शासित होने के योग्य हैं। वह ऐसे व्यक्तियों से राज्य की महानता को आंकता है। उसका यह भी स्पष्ट मत है कि राज्य की जनसंख्या में विदेशी और दासों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जो राज्य श्रमिकों को अधिक जन्म देता है वह उत्तम नहीं हो सकता है। अधिक संख्या और कम संख्या दोनों ही राज्य के लिए घातक है। अधिक संख्या का प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है, वह राज्य के स्थान पर राष्ट्र बन जाता है और बहुसंख्या वाले राष्ट्र में संवैधानिक सरकार को चलाया जाना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार कम जनसंख्या वाले राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अरस्तु जनसंख्या निश्चित करके अपने विचार की महत्वता को कम नहीं करना चाहता था, परंतु उसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को जानता हो, ताकि चुनाव या पद प्रदत्ति के समय उनका उचित अंकन किया जा सके। उसके अनुसार राज्य इतना बड़ा हो कि अपनी सेवाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सके, इतना छोटा भी हो कि एक सेनापति उस राज्य की सेनाओं को अपने नियंत्रण में रख सके। अरस्तु जनसंख्या के नियंत्रण का भी बहुत ख्याल रखता। वह चाहता था कि राज्य की जनसंख्या न तो अधिक बढ़ पाए न ही घट पाए। वे जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वे विवाह की आयु निश्चित कर सके। वह अत्यंत वृद्ध और अत्यधिक युवाओं की शादी पर प्रतिबंध लगाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अरस्तु के समय भी आधुनिक युग की जनसंख्या वृद्धि की समस्या रही थी। नेक्स्ट बाहरी विशेषता है भूमि क्षेत्र। अरस्तु जैसे जनसंख्या के प्रति अरस्तु के विचार हैं, वैसे ही राज्य के विस्तार के संबंध में भी है। वह न तो ये चाहता है कि राज्य इतना विस्तृत हो कि उसका प्रशासन ही दुष्कर हो जाए और न ही इतना छोटा कि वह आत्मनिर्भर ही न बन सके। राज्य इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको एक ही दृष्टि से देखा जा सके और उसकी रक्षा की जा सके। अरस्तु ये भी बताता है कि राज्य की भूमि उपजाऊ हो, भूमि ऐसी हो कि उसमें सब प्रकार के फल, सब्जियां, अनाजों को पैदा किया जा सके। जो राज्य आवश्यकता के समस्त वस्तु पैदा करता है वह आत्मनिर्भर राज्य है। नेक्स्ट विशेषता है राज्य की स्थिति। अरस्तु राज्य की स्थिति को बहुत ही महत्व प्रदान करता है। वह युद्ध, रक्षा, व्यापार की दृष्टि से राज्य की स्थिति बनाना चाहता है। वह राज्य को समुद्र और भूमि दोनों के लाभों से लाभान्वित करना चाहता है, उसकी हानियों से बचाना चाहता है। रक्षा के बाद तो अपनी दृष्टि से रखकर अरस्तु बताया कि राज्य की भूमि क्षेत्र की स्थलाकृति, जल मार्ग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विदेशी सेना द्वारा राज्य का घेरा डाला जाने पर अपनी सेना और नागरिकों को आसानी से, यदि घेरा समुद्र मार्ग की ओर से तो स्थल मार्ग द्वारा, और यदि घेरा स्थल मार्ग की ओर पर है तो समुद्र मार्ग से छुटकारा दिलाया जा सके। राज्य की स्थिति ऐसी भी हो कि वे अपने भूमि से युद्धों के लिए किलेबंदी भी कर सके। यद्यपि अरस्तु आक्रामक युद्धों के विरुद्ध है, तथापि एक शक्तिशाली नाविक सेवा रखने के पक्ष में है। वह सेना के लिए समुद्र का समीप भी स्वीकार करता है ताकि अपने जहाजों को वहां रोक सके। व्यापार के दृष्टिकोण को भी अरस्तु नहीं भूलता है। वह समुद्र का सामीप्य इस दृष्टिकोण से भी चाहता है कि आवश्यकता की वस्तुओं को विदेशों से मंगवाया जा सके और अपने देश में उत्पादित अधिक वस्तुओं को बाहर भेज सके। परंतु अरस्तु चाहता है कि लाभ व्यापार के लिए न होकर देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होना चाहिए। वह राज्य को समुद्र में के इतना समीप भी नहीं रखना चाहता कि उससे वाणिज्य वर्ग और नाविक वर्ग को अनुचित प्रोत्साहन मिले, न इतना दूर ही कि वह समुद्र के लाभों से ही वंचित हो सके। नेक्स्ट बाहरी विशेषता है नागरिकों का चरित्र। अरस्तु का विश्वास था कि कोई भी शासन प्रणाली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उस देश के नागरिकों का आचरण उत्तम न हो। नागरिकों के आचरण से ही राज्य का आचरण बनता है। राष्ट्रीय आचरण के संबंध में उसका विचार यूनान की उत्तमता पर जाता है। उसका विचार है कि विश्व की प्रजातियों ने यूनानी जातियों के ही राष्ट्रीय आचरण की मात्रा उसका विचार है कि विश्व की प्रजातियों में यूनानी जातियों के ही राष्ट्रीय आचरण की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में नागरिकों के आचरण में पूर्व और पश्चिम के आचरण का सम्मिश्रण करना चाहता है। उसे एशिया के देशों में दार्शनिक बुद्धि और अनुसंधान को योग्यता दिखती है जो यूरोपीय देशों में जो उसकी।
नेक्स्ट विशेषता है राज्य में वर्ग। अरस्तु राज्य के लिए आवश्यक वर्गों का वर्णन भी करता है। राज्य के उचित निर्माण हेतु निम्न आवश्यकताएं जैसे प्रथम भोजन, द्वितीय कला कौशल के साधन, तृतीय हथियार, चतुर्थ राजस्व, पंचम धर्म की रक्षा, छठा जनहित का निर्धारण। उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए छह वर्गों का वर्णन करता है, जैसे कृषक, शिल्पी, योद्धा, धनाढ़ व्यक्ति, पादरी और न्यायाधीश। अरस्तु राज्य के उपयुक्त वर्गों को उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक समझता और कहता है कि यदि राज्य मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन है। राज्य के बिना कोई भी समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, अतः राज्य को व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है वर्गों के कार्य विभाजन। अरस्तु 6 वर्गों में कार्य विभाजन का कार्य भी करता है। वह शिल्पी और कृषक को दो वर्ग हैं उनको दास मानता है, नागरिकता के अधिकार नहीं देता है। बाकी 4 वर्गों को एक ही श्रेणी में रखता है। उसका काम का विभाजन अवस्था के अनुसार है। अरस्तु इन 4 वर्गों को अवस्था के अनुसार 3 भागों में विभक्त करता है, युवा, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नेक्स्ट विशेषता है आदर्श राज्य में सरकार। अरस्तु उन समस्त व्यक्तियों को शासन कार्य में हिस्सा लेने के लिए कहता है जो अनुभव और अवस्था के आधार पर समाज के उच्च जन हैं। इस प्रकार अरस्तु की सरकार सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सरकार है। अरस्तु के आदर्श राज्य में सरकार के 3 अंग बताए हैं, असेंबली, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट बाहरी विशेषता है शिक्षा। आदर्श राज्य में चरित्र निर्माण का एक उपाय। अपने गुरु प्लेटो की तरह अरस्तु भी शिक्षा को राज्य का मुख्य आधार मानता है। वह समाज का अंतिम उद्देश्य है, जो उसके सदस्यों की पूर्णता में ही समाज की पूर्णता होती है। पूर्णता की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा हो सकती है, अतः श्रेष्ठ राज्य के लिए अरस्तु एक रूप अनिवार्य शिक्षा पद्धति की स्थापना आवश्यक समझता है। अरस्तु भी अपने गुरु प्लेटो की तरह ही शिक्षा योजना का सामान्य रूप बनाता है और शिक्षा का उद्देश्य मानसिक उत्थान अधिक है, व्यवहारिक उपयोगिता कम है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।